नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सारे देश की निगाह अब इस वक्त दिल्ली के चुनाव पर आकर टिक गई है, जहां 5 फरवरी को वोटिंग है। यानी बुधवार 5 फरवरी की देर शाम तक दिल्ली का चुनाव लॉक हो जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या केजरीवाल चौथी बार फॉर द 4th टाइम दिल्ली जीतने जा रहे हैं, या इस बार हालात कुछ केजरीवाल साहब के लिए अलग हैं। अब ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि 2015 में केजरीवाल 70 में से 67 सीट ले गए और उसके बाद 2020 में 70 में से 62 सीट ले गए। यानी दोनों बार केजरीवाल ने मोदी और शाह को दिल्ली में उनके नाक के नीचे उनको चित किया, बीजेपी को चित किया। लेकिन क्या इस बार स्थितियां कुछ अलग हैं? क्या इस बार अमित शाह का जो सिस्टम है वो केजरीवाल को चारों तरफ से घिर रहा है? और अगर मैं यूं कहूं कि जिस तरह से या जिस तर्ज पर अमित शाह ने हरियाणा जीता, या जिस जुगाड़ से तिगड़म से महाराष्ट्र जीता, क्या इसी तरह कुछ खेल पलटने जा रहे हैं इस बार मिस्टर अमित शाह, हरियाणा महाराष्ट्र की तरह? उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव के आखिरी दौर में वाकई मेहनत करी दिल्ली में, और जिस तरह से उन्होंने एक ऑक्सीजन देने की कोशिश करी कांग्रेस पार्टी को, उम्मीदवारों को, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ बढ़ेगा। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत अगर 4.26 जो लास्ट टाइम था, 4.26 से 7%, 8% इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वोट बढ़ता है, जो बढ़ सकता है ऐसा लग रहा है, तो फिर नुकसान किसका कांग्रेस करने जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी या फिर बीजेपी का नुकसान करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अगर बढ़ रही है तो फिर नुकसान किसे कर रही है, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? अब इस वीडियो में आज मैं बहुत सी जानकारियां आपको देने जा रहा हूं। मेरा सिर्फ एक गुजारिश है, एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा। अब दोस्तों, 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को मशीनें खुल रही हैं। मशीनें खुलेंगी तो कौन जीतेगा? केजरीवाल जीतेंगे, या फिर अमित शाह का सिस्टम जीतेगा, या कुछ और हो सकता है, या हंग असेंबली हो जाए। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन 4-5 फैक्टर्स हैं दोस्तों, 4-5 बड़े फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारा इलेक्शन, उसका सारा ताना बाना इन 4-5 फैक्टर्स पर ही आकर रुक गया। यानी ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो तय करने जा रहे हैं Who will win दिल्ली। और उसमें पॉइंट नंबर जो 1 है वो ये है कि दिल्ली में आज भी चाहे आप बीजेपी का अगर इंटरनल सर्वे देखें या आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे, 33 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं, बल्कि यूं कहूं 33 से 35 सीटें, 33 to 35 सीट्स 70 में ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है, आप कह सकते हैं अनडिसाइडेड। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो चुनाव है ये 2015 जैसा नहीं जहां लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी केजरीवाल को, ये 2020 जैसा भी चुनाव नहीं है जहां पर आप कह सकते हैं केजरीवाल ने एक तरफा जीत हासिल करी। ये चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है, इस बार फाइट है, वाकई फाइट है। हो सकता है कि ये जो कांटे की टक्कर है इसके पीछे खेल हो, लेकिन कांटे की टक्कर है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि 33 से 35 सीटें अनडिसाइडेड हैं, कोई भी जीत सकता है, और इसीलिए गेम खुलता है। हालांकि केजरीवाल 24-25 सीटें ऐसी हैं जो उनके लोगों का कहना है कि वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। बीजेपी भी कहती है कि 13-14 सीटें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट उनके खाते में जा रही हैं। ये दोनों तरफ से इस तरह से आप कह सकते हैं क्लेम्स हो रहे हैं। आधी सीटें ऐसी हैं जो अनडिसाइडेड है, वेरी क्लोज फाइट। पॉइंट नंबर 2, वोटर लिस्ट फ्रॉड। अब ये वोटर लिस्ट फ्रॉड क्या है? सिंपल कहूँ तो वोटर लिस्ट का मतलब है कि जिसके हाथ में सिस्टम है उसने अपने वोट बढ़ा लिए, फर्जी वोट ऐड कर दिए, और सामने वाला यानी जो विपक्ष में खड़ा है उसके वोट उसने काट दिए। तो बीजेपी ने, ऐसा अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि हर सीट पे 5-5, 6-6 हज़ार वोट आम आदमी पार्टी के काट दिए और अपने 4-4, 5-5 हज़ार वोट ऐड कर लिए। ये वोटर लिस्ट फ्रॉड है। ये पहले भी होता था, इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांटे की टक्कर है, हार जीत का अंतर कम होता है कांटे की टक्कर में। इसलिए 5,000 का वोट का अगर खेल हो गया तो पासा कहीं भी पलट सकता है। वोटर लिस्ट फ्रॉड इस बार चोट कर सकता है अरविंद केजरीवाल को। पॉइंट नंबर 3,
फैक्टर नंबर 3, कांग्रेस पार्टी जो आज से महीने भर पहले दिख नहीं रही थी मैदान में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने के बाद और फिर कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हों या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों या हिमाचल के हों या तेलंगाना के हों, ये जब आए पैसा भी लेके आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दमखम आया। और उसके बाद आखिरी के दिनों में जब स्लॉग ओवर्स चल रहे थे तो राहुल और प्रियंका की रैली ने कांग्रेस के मोमेंटम को थोड़ा सा बढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस नंबर 2 पे पहुंच रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस 10 सीट जीत रही है 70 में या 15 सीट जीत रही है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और ये जो बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत है 4 से 7-8% वाला, इसने कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा है केजरीवाल का। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही वोट कटेंगे, वोट बीजेपी के भी कट सकते हैं। चौथा फैक्टर, मिडिल क्लास फैक्टर। अब मिडिल क्लास फैक्टर क्या है? अगर आप दिल्ली का अगर आप कंस्टिट्यूंसी देखें, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी देखें, तो अरविंद केजरीवाल की जो फ्री स्कीम्स हैं, फ्री पानी की, फ्री बिजली की, ये जो उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरू करी एक नए पैटर्न पर 2015 के आसपास, ये जो फ्री पानी और फ्री बिजली है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक उन्होंने क्रिएट किया, जिसमें ज़्यादातर आप झोपड़पट्टी और झुग्गी और बस्ती और लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके लिए 5-10 हज़ार रुपये माने रखते हैं अगर वो उनके महीने में बच रहे हैं। या बाहर से एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं संख्या जो वर्कर्स की है, मजदूरों की है, जो लाल डोरे ज़मीनों पर रह रही हैं, ये कहीं ना कहीं निर्भर होते चले गए केजरीवाल पर, और केजरीवाल ने एक वोट बैंक बनाया। लेकिन जो मिडिल क्लास है ये शिफ्ट होता रहता है। मिडिल क्लास विधानसभा में केजरीवाल के साथ जाता है, मिडिल क्लास जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो सीधे सीधे मोदी की तरफ चला जाता है। ये जो मिडिल क्लास है कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है, असमंजस की स्थिति में इस तरह के सर्वे बताते हैं। आगे डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन मिडिल क्लास एक फैक्टर है कि ये किधर जाएगा। क्या ये वापस केजरीवाल के साथ जाएगा, या ये वोट से परहेज करेगा, या ये स्प्लिट करेगा बीजेपी में थोड़ा सा, कांग्रेस में और आप में। मिडिल क्लास फैक्टर। और पांचवा फैक्टर मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम वोट बैंक। अब दिल्ली में मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि तकरीबन 8-9 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम डिसाइसिव है। एक ओखला वाला एरिया जो आप कह सकते हैं जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर और नोएडा तक का है, टच करता है। एक पुरानी दिल्ली का एरिया है, जामा मस्जिद का इलाका, चांदनी चौक का, बल्ली मरान, ये इलाका है। और एक आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहाँ पिछली बार रॉयट्स हुए थे 2020 में। 8-9 सीट पर मुस्लिम डिसाइसिव, जिधर मुस्लिम गया उधर ही हार और जीत तय हो गई। तो इस बार जिस तरह से कांग्रेस परफॉर्म कर रही है, ऐसा लगता है, ऐसा अंदेशा है कि अगर मुस्लिम स्प्लिट हुआ कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में, इसमें मैं ओवैसी साहब को नहीं गिन रहा हूं जो 1-2 सीट पर ही हावी हैं, अगर मुस्लिम स्प्लिट होता है तो उसका स्केल क्या होगा? अगर ज़्यादा पैमाने पर स्प्लिट हुआ तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कम स्प्लिट होता है तो आम आदमी पार्टी को 7-8 सीटों का गेन है। अब 70 में 7-8 सीटें माने रखती हैं। अब दोस्तों सारे फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए, सारी कहानी बता दी, लेकिन एक फैक्टर मुझे लगता है छूट रहा है, या यूं कहूं कि वो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है, किंग फैक्टर है। और वो किंग फैक्टर है अमित शाह और उनका सिस्टम। ये जो अमित शाह और उनका सिस्टम है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि जहां कांग्रेस को एज था, कांग्रेस लीड कर रही थी हर एग्जिट पोल में, हर सर्वे में, और अचानक आखिरी 4-5 दिनों में कुछ ऐसा हुआ, शाह साहब का ऐसा सिस्टम चला कि हरियाणा का चुनाव ही पलट गया। और यही कमोबेश स्थिति महाराष्ट्र में हुई, जहां पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस आगे दिख रहे थे, बहुत आगे दिख रहे थे, जहां 4-5 महीने पहले उन्होंने लोकसभा में शिकस्त दी थी बीजेपी को। लेकिन अमित शाह का सिस्टम महाराष्ट्र में ऐसा चला कि बाजी ही पलट गई महाराष्ट्र की। तो ये जो सिस्टम है, जिसका इल्म, जिसका एहसास, जिसका डर, खौफ केजरीवाल को भी है कि अमित शाह का अगर सिस्टम यहां चला तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि अमित शाह का ये जो ऑपरेशन है, जिसमें पुलिस भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, सब कुछ है उसमें, ये जो सिस्टम है, ये जो ऑपरेशन है, किस स्केल पर वो दिल्ली में करते हैं, किस लेवल पर ले जाते हैं,
अगर महाराष्ट्र के लेवल पर इस ऑपरेशन को वो ले जाते हैं तो दोस्तों फिर 8 फरवरी का ही इंतज़ार करना होगा। अब इस पूरे खेल पर मैं चाहता था कि आपको एक सेकंड ओपिनियन, एक दूसरी राय भी आपको मिले। 2 खास मेहमानों को बुलाया। रविंदर शिवरान को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उनको दिल्ली के एक्सपर्ट के तौर पे देखता हूँ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। दिल्ली को कम से कम 15-20 बरसों से कवर कर रहे हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स। रविंदर शिवरान साहब हैं और साथ में आज अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे। दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली को समझते हैं, कई इलेक्शन कवर कर रहे हैं। टाइगर को भी सुनिए। रविंदर जी, अब तो कयामत की रात जो आप कहते थे वो तो अब आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कयामत की रात नहीं, ये तो कत्ल की रात है। आर या पार सब कुछ रात में ही डिसाइड हो जाएगा। किसको कहाँ क्या देना है, लेन देन सब कुछ, सारी कुछ चीजें जो हैं फॉर्मेलिटीज कह लीजिए, ये रात ही में आज सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इलेक्शन एक बहुत कांटे की टक्कर की तरफ बढ़ रहा है, और या अभी भी आपको इस कांटे की टक्कर के बीच में एक उम्मीद दिखती है मिस्टर केजरीवाल की? क्या आपको लग रहा है कि केजरीवाल को अभी भी एज है, लीड है? अब इलेक्शन जहां पर पहुंच गया है वो उस माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल तक पहुंच गया है दीपक भाई, जब 2 लोगों के हाथ में चुनाव, एक राजीव 2 लोगों के हाथ में चुनाव, एक बीजेपी, ये दोनों लोग क्या बस अब खत्म और सब कुछ। या तो राजीव कुमार और बीजेपी ने कितना बढ़िया माइक्रो मैनेजमेंट किया है, दिल्ली के लोग अब टकटकी लगाकर वो चीज देखेंगे 8 तारीख तक। अब दिल्ली के लोगों के हाथ में चुनाव नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ में चुनाव नहीं है। अब फैसला 2 ही लोग करेंगे। और हम लोग जो बात पहले दिन से कह रहे थे कि चुनाव किधर जा रहा है, वो चुनाव अब वहां पहुंच गया है, अशोक रोड पर पहुंच गया है। और सवेरे वो गेट खुल जाएगा जहां पर अशोक रोड पर इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, और पूरा इलेक्शन वहीं पर जाके फ्रिज हो रहा है। इसके अलावा इस इलेक्शन में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से आतिशी पूरी रात भटकती रही, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी थाने तहसीली करती रही, और उनकी एफआईआर दर्ज करने वाला कोई है नहीं। और जो ओपोजिशन के लोग हैं उनको तुरंत धरपकड़ उनकी की जा रही है। और बीजेपी के लोग कई जगह पर ऐसे वीडियो जा रहे हैं जहां सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, और ना चुनाव आयोग की कोई भी दस्ता। चुनाव आयोग जो चप्पे चप्पे पर मौजूद है, सी विजिल पर तुरंत एक्शन लेता है, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पैसा बांट रहे हैं, जो टीवी फ्रिज कूलर बांट रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, केवल ओपोजिशन के लोग दिख रहे हैं। टाइगर, ये रविंदर ने 2 बातें करी और दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। रविंदर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से इन दोनों का मिलकर माइक्रो मैनेजमेंट होता है, किस तरह से ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में दीपक भाई, बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बीजेपी को 5 बजे बाद जाके क्या वोट डालना पड़ रहा है क्या? वो तो चुनाव आयोग हैंडल कर रहा है। बीजेपी वोटर लिस्ट में लोग डिलीट करती है क्या? कौन सा बीजेपी का प्रकोष्ठ जाके बैठता है वहां पे? वो तो लोगों को डिलीट करना और वोटर लिस्ट बढ़ाना, ये तो चुनाव आयोग का काम है। ये तो चुनाव आयोग की मशीनरी काम करती है। बीजेपी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक अच्छा कुक आपने पाल लिया तो आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मुहैया करवाना है उनको चीजों को। चुनाव आयोग में राजीव कुमार को बिठा दिया, उसके बाद क्या बचता है? एक अच्छा कुक है। टाइगर, राजीव कुमार का ये कहना है, उसका ये कहना है, राजीव कुमार का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उनका कहना है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं, आप जैसे लोग, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनकी बदनामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप मुझे सोशल मीडिया से सवाल मत करिए, जो सवाल है मेरे पास आइए, ये इलेक्शन निष्पक्ष हो रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे बदनाम किया जा रहा है। मुझे राजीव कुमार पे दया आती है। दया इसलिए कि चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है और बार बार आईना साफ कर रहे हैं। जनाब, चेहरा धो के आइए तो चेहरा ठीक दिखेगा आईने में। आईना साफ करने से आपका चेहरा ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया जो सवाल पूछते हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए ना। मैं राजीव कुमार को ऑफर करता हूं, आप ही के प्लेटफॉर्म पे ऑफर करता हूं। मैं होंगे, राजीव कुमार होंगे, आप होंगे और रविंद्र जी होंगे। 4 सवाल पूछूंगा, 5वां सवाल नहीं, लेकिन मुझे 4 सवाल का जवाब चाहिए।
मुझे जिलेबी जिलेबी इमरती इमरती नहीं चाहिए, मुझे 4 सवाल का जवाब चाहिए बस। ऐसे मुझे गुजरात चुनाव से लेकर तमाम चीजें हैं मेरे पास, आंखों से दिखता है। राजीव कुमार घर से बाहर नहीं निकलते, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में रहते हैं। हरियाणा और इसके चुनाव, हरियाणा में चुनाव में पूरे मेरे टीम लगी हुई थी, गांव गांव, और महाराष्ट्र में मैं जिला जिला घुमा हूं। क्या बात कर रहे राजीव कुमार जी? क्या पैसा बट नहीं रहा था? पैसा बटने के लिए पहली बार आप उद्धव ठाकरे का चॉपर चेक करोगे और उसके बाद नाम नौटंकी के लिए बाकी चॉपर चेक करोगे। उद्धव के पहले कितने चॉपर चेक करे बताया आपने? ये क्या मैंडेटरी है कि पहले विरोध पक्ष का एक चॉपर चेक करो, उसके बाद में सत्ता पक्ष का करो? फिर तो एकनाथ शिंदे का चॉपर भी चेक हुआ, लेकिन एकनाथ शिंदे का चॉपर पहले क्यों नहीं चेक हुआ? उद्धव के बाद में आरोप लगाने के बाद ही क्यों चेक हुआ? ये सवाल है मेरा, जवाब दे। या वो कहे कि ऐसा है, वो मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबके चॉपर हमने चेक किए और उसके बाद उद्धव का किया, तो तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ किसी को नहीं होगी, कोई पागल नहीं है बोलेगा मेरा चॉपर क्यों चेक किया। नहीं तो टाइगर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली में महाराष्ट्र फार्मूला चलेगा? बिल्कुल प्रयास होगा 100%, लेकिन मुझे एक डाउट है, ये शिवसेना शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का सबसे लीचर है बूथ मैनेजमेंट। कांग्रेस के तो बूथ पे लोग ही नहीं होते। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी को पता है कहां गलती होगी। आपने देखा होगा वोटर लिस्ट में फ्रॉड हो रहा है करके, ये चुनाव के 1 महीना पहले से उन्होंने हवा उठाना शुरू कर दी थी, आवाज उठाना शुरू कर दी थी, एक डर पैदा कर दिया था। अब चुनाव आयोग के दिन इनका बूथ वाला मैनेजमेंट इतना टाइट होगा, ये हर जगह देखेंगे कि क्या होगा, ये अपने वीडियोज बनाएंगे। चुनाव आयोग को भी थोड़ा डरना होगा, हर जगह आप नहीं चला सकते। ये झाड़ू है, आप दूसरी जगह झाड़ू मारते हैं, ये बात झाड़ू इनके हाथ में है। रविंदर भाई, चलिए, टाइगर ने कहा इलेक्शन कमीशन की काफी खुलकर बात हो गई। मुझे बताइए कि एक इस तरह का बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 3 लीडर्स, आतिशी सिंह करंट चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर और केजरीवाल सर्वे सर्वा सुप्रीमो ऑफ आम आदमी पार्टी, इन तीनों की सीटें फंसी हुई हैं। इन तीनों को कहीं ना कहीं एक बहुत, आप कह सकते हैं, जबरदस्त चैलेंज मिल रहा है और उसमें सारे तीर निकाले जाएंगे तस्कर से, इस तरह की बातें हो रही। क्या आपको लगता है रविंदर भाई कि आतिशी सिंह चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर्मर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, क्या ये तीनों मुश्किल का सामना कर रहे हैं? क्या इनकी सीटें फंसी हुई हैं या ये जीत जाएंगे तीनों? देखिए, जहां तक 3 सीटों का सवाल है, दीपक जी आपने सही बोला, मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन तीनों के मुकाबले में मेरे हिसाब से आतिशी की जो पोजीशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है। दोनों जो सीट है मनीष सिसोदिया की और वो केजरीवाल की, उन सीटों पे मुकाबला कड़ा है, लेकिन उनका रीजन बीजेपी नहीं है, उसका रीजन कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, प्रियंका गांधी भी जंगपुरा में गई, तो उससे थोड़ा सा माहौल जो है वो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हुआ है। और दोनों कैंडिडेट जो कांग्रेस ने उतारे हैं वो पिछली बार के मुकाबले में थोड़े से मजबूत कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए थोड़ी सी संभावना ये लग रही है कि वहां पर इलेक्शन थोड़ा फंस सकता है। लेकिन कम से कम केजरीवाल का तो मुझे लग रहा है कि वो फंसा हुआ इलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उनके हारने के चांस नहीं है। मनीष सिसोदिया वाला हो सकता है इलेक्शन थोड़ा सा और ज्यादा टफर जोन में चला जाए, लेकिन आतिशी, फिर उसके बाद नंबर 2 पर केजरीवाल और नंबर 3 पर मनीष सिसोदिया, टाइट पोजीशन है, उसके हिसाब से इन तीनों सीटों का आकलन मेरा। क्या कुल मिलाकर 70 सीटें हैं रविंदर भाई, 70 सीटें हैं। कितनी ऐसी सीटें जहां बड़ी कांटे की टक्कर है, बड़ी टफ फाइट है, अनडिसाइडेड है? 70 में से कितनी सीटें जहां बीजेपी और आप में जबरदस्त जंग है? मैं बता, 28 सीटें ऐसी हैं जो जो आम आदमी पार्टी अपनी झोली में मान के चल रही है। 28 से 30 लगा लीजिए, और अब बची हुई जो 30 सीटें हैं, असली मुकाबला वही है। उन 30 सीटों में से ना तो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ना कांग्रेस जो बीजेपी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो मुख्य मुकाबला है वो इन्हीं सीटों पर है। लेकिन उसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंटरनल सर्वेज हैं जो इन दोनों पार्टीज के हैं, उसमें जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं पार्टी के, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी 40 सीटें जीतने की पूरी संभावना है और वो लोग इस बार चुनाव निकाल लेंगे।
नैरो मार्जिन से हो चाहे, मुकाबला कड़ा हो चाहे, लेकिन वो निकाल लेंगे। और वही दो ही बातें हैं जो जिन फैक्टर्स पे आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा चैलेंज मिल रहा है। एक, कांग्रेस कितना वोट लेगी, दो, फर्जी वोटर। ओके, 30 सीटों पे रविंदर जी कह रहे हैं 30 सीटें ऐसी हैं, 70 में 30 सीटें जो अनडिसाइडेड, जिसमें कुछ पता नहीं है। 28 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे, केजरीवाल का अपना अंदर का सर्वे जो वो कभी हाईलाइट नहीं करेंगे। 28 सीटों पर वो आगे हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं बहुमत पर आने के लिए फिर भी 8-10 सीटें चाहिए होंगी। टाइगर, जो बड़ा सवाल है, ये कह रहे हैं रविंदर जी की मैं बात इसलिए मानता हूं कि भाई दिल्ली को लगातार ये कवर कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि 40 सीटों तक केजरीवाल पहुंच सकते हैं, बहुमत से 4 ज्यादा। क्या आपको लगता है कि 40 सीटें अगर केजरीवाल की आती हैं तो अमित शाह का खेल शुरू हो सकता है? क्या 40 सीटों पर भले ही सरकार केजरीवाल बना लेते हैं, क्या 40 सीटों पर वो सेफ है, या केजरीवाल को नहीं, कम से कम 50-55 सीटें लानी पड़ेंगी अगर सरकार चलानी 5 साल? 50-55 पे ही केजरीवाल सेफ हो सकते हैं। 40 पे केजरीवाल जी 2-3 महीने तक सरकार चलाएंगे। उसके क्या बाद जैसे कि बीजेपी 2-3 महीने 40? सरकार चला लेंगे। नहीं 40 तो क्या सीटों हो पे। जाएगा? अरे भाई 36 पे बहुमत है, एक आदमी 40 पर, आप कह रहे हैं कि 2 महीने चलेगा? अरे सर, कितनी राज्यों में बहुमत थी, क्या हो गई उन सरकारों को? मध्य प्रदेश में बहुमत था, क्या हो गया उस सरकारों को? महाराष्ट्र में बहुमत था, क्या हो गया उन सरकारों को? कर्नाटक में बहुमत था, क्या हो गया उन सरकारों को? कौन से बहुमत की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी का तो ये घोष वाक्य है, या तो चुनाव जीत के सरकार बनाएंगे और हार गए तो तोड़ के बनाएंगे। और तोड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ईडी सीबीआई का एक एफिडेविट चाहिए किसी के नाम का, मतलब उसको आप अंदर कह कर रहे हैं कि देंगे। 40 पर केजरीवाल जीत तो जाएंगे, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी यदि आपके सामने खड़ी है तो आपको कम से कम 70 में से 55 सीटें चाहिए, तब जाके आप स्टेबल सरकार दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि जब गठबंधन की सरकार होती तो उनको अनस्टेबिलिटी होती। आजकल फॉर्मूला 2013 से बदल गया है। आप अकेली पार्टी हो फिर भी आप अनस्टेबल सरकार हो यदि आप नैरो मार्जिन के साथ हो, क्योंकि सामने झपट मार बैठा हुआ है और उसको यही एक वीक पॉइंट दिखता है कि बस 3-4 का खेल हो जाए और मैं सत्ता में। उसमें एक लोचा और है कि बीजेपी यदि 40 तक आ गई और 5-7 सीटें, 5 सीटें कांग्रेस ले गई, तो फिर बीजेपी के लिए कांग्रेस को भी समेटना और इसको भी समेटना, लेकिन वो समेटती कई बार 3-3। महाराष्ट्र में अपन ने देखा कि वो शरद पवार को भी समेट लिया, उद्धव ठाकरे को भी समेट लिया जब सरकार बनानी है। क्या आपको और ये कोई लगता है बड़ी कि आपको नहीं, ये रॉकेट जी साइंस नहीं दीपक भाई, मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं। आप मेरे पास ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सिर्फ 1 महीने के लिए दे दीजिए, ओनली 30 डेज, और आप मुझे राज्य सरकार का नाम बता दीजिए, वहां आपको जो चाहिए वो मैं सरकार बना दूंगा। जी जो सरकार चाहिए, ओपन चैलेंज। रविंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन। जिस तरह से 7-8 विधायक, भले ही वो उनको टिकट नहीं मिला था लेकिन वो करंट विधायक थे, 7-8 विधायक तोड़ लिए आम आदमी पार्टी के रातों रात बीजेपी ने। उससे पहले भी हमने देखा कई मंत्री, अशोक गहलोत जैसे मंत्री वो आम आदमी पार्टी से तोड़ लिए, काडर तोड़ लिया। क्या आपको लगता है कि अगर जो टाइगर कह रहे हैं कि 40 से या 40 के नीचे सेफ नहीं है, क्या अगर 40-45 सीटें आई, मतलब एक थिन मेजॉरिटी के साथ अगर सरकार बनती है, तो क्या विधायक की तोड़फोड़ होगी और बहुत से विधायक आपको लगता है अमित शाह या इन लोगों के टच में होंगे? ये खेल हो सकता है इस तरह का? ये होना तय। अगर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल गई और 40 के आसपास अगर केजरीवाल 40-42 पे रह गए, तो भी उनकी सरकार अनस्टेबल रहेगी और लगातार खतरे में रहेगी कि कभी भी उनकी सरकार टूट सकती है। क्योंकि देखिए, इसके पहले भी हमने देखा 2015 में जब केजरीवाल के पास 67 विधायक थे, तो भी 21 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करवाने वाली बात देखिए, याद कीजिए आप, हाईकोर्ट तक जाना पड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट गया जी था, तब भी उन्होंने कोशिश की थी सरकार तोड़ने की। तो अब तो केवल तोड़ने ही बहुत कम लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार अनस्टेबल होगी और केजरीवाल को बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ेगी बार बार। तो इसलिए बड़ा ओके जरूरी है कि अगर इस सरकार को, आम आदमी पार्टी को स्टेबल रहना है, तो 55 के आसपास सीटें आए तो यह सरकार उनकी चलेगी जिनकी लोग वोट डालेंगे।
नहीं तो फिर सरकार उसी की चलेगी, विधायक किसी के भी आए, सरकार फिर बीजेपी की बनेगी। अब मैं अगर दोनों पैनलिस्ट की बात सुनूं तो वाकई ऐसा लगता है कि कत्ल की रात है, कयामत की रातें हैं केजरीवाल के लिए जब तक नतीजे नहीं आते, क्योंकि पहली चीज कि इलेक्शन कमीशन से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है केजरीवाल को, और दूसरी चीज ये है कि केजरीवाल कम से कम 30 सीटों पे सीधी फाइट है, और केजरीवाल अगर 40 पर पहुंचते हैं तो वो सेफ नहीं है। केजरीवाल को जीतना भी है और 50 से ज्यादा सीटों के साथ जीतना। अगर वो 40 जीतते हैं तो उनकी सरकार चल नहीं पाएगी। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं, जो पहले भी मैंने कहा, कि यमुना की जो नदी है ये एक आग का दरिया है, और केजरीवाल को डूब के जाना होगा, तभी वो कहीं ना कहीं विधानसभा पहुंच पाएंगे। इस बार डगर वाकई सफर बहुत मुश्किल है, टफ फाइट है। ये इलेक्शन 2025 का 2020 और 2015 जैसा केजरीवाल के लिए नहीं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। कल वोटिंग है, 5 तारीख को वोटिंग है, और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कई दिनों के बाद आए, खुलकर बातें हुई, और रविंदर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अगली बार जब आप आएंगे तो थोड़ा सिग्नल भी आपका जो है वाईफाई का भी जरा मजबूत रहेगा। लगता है कहीं अमित शाह की नजर है आपके वाईफाई पे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।